रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे साथ गुलबर्गा शहर के जानी मानी शख्सियत और सीनियर सहाफ़ी जनाब अजीज़ुल्लाह सरमद साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे जो है ना असम्बली इलेक्शन के ताल्लुक़ से कुछ बातें करेंगे। जनाब अजीज़ुल्लाह सरमद साहब, आज के दौर में जैसा कि आप देखते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, ये जो पार्टियां हैं ना, एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। तो इस ताल्लुक़ से आपसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जो है ना काफ़ी इलेक्शन देखे हैं। आपकी सहाफ़त तकरीबन 45 साल आपकी सहाफ़त रही है। आपसे एक सवाल ये है कि आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, ये बताएं कि कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के लिए सियासी पार्टियों के इलेक्शन मैनिफेस्टो में मुसलमानों की कितनी अहमियत दी गई? ये सबसे पहले मैं जी मीडिया के नाजरीन को का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो मौजूदा कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के मौजू पर एक अहम गुफ्तगू सुनने जा रहे हैं। जैसा कि आपने ये सवाल किया कि कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के इलेक्शन मैनिफेस्टो, इंतखाबी मंशूर में मुसलमानों को क्या अहमियत दी गई है, ये बहुत अहम सवाल है और कर्नाटक के तमाम मुसलमानों को इस सवाल पर गौर करना चाहिए कि वो किस पार्टी की तायद करें और किस बुनियाद पर करें। किसी भी पार्टी की तायद उसके इंतखाबी वादों की बुनियाद पर की जाती है। अब तीनों जमातों का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो आया है, इंतखाबी मंशूर आया है, उसमें तीनों ही जमातों ने सिलेंडर मुफ्त देने के वादे किए। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी की हुकूमत में सिलेंडर की कीमत 500 से जाकर 1100-1200 तक हो गई है, तो 3 गुना ज्यादा उसकी कीमत हो गई। उसके बावजूद बीजेपी ने वोटरों को लुभाने के लिए 3 सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही है। और ये सिलेंडर मुफ्त देने में भी बीजेपी ने हिंदुत्व नजरिए को ही सामने रखा है और त्योहारों के मौके पर 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, इस तरह का इंतखाबी वादा बीजेपी ने किया है। और बहुत सारे वादे बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में हैं, लेकिन मुसलमानों का जहां तक सवाल है, बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो मुसलमानों के लिए लम्हे फिक्र है, तशवीशनाक है। इस लिहाज से कि बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इंतखाबी मंशूर में वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर वो दोबारा इक़्तिदार में लौट कर आती है कर्नाटक में, तो कर्नाटक में एक्सान सिविल कोड लागू किया जाएगा, नाफिज किया जाएगा। और फिर इसी के साथ एनआरसी भी लागू करने की बात कही गई और कहा गया है कि मुल्क में कर्नाटक पहली रियासत होगी जहां पर एनआरसी लाया जाए। इससे पहले आसाम में भी तो हुआ है ना? आसाम तो लेकिन कर्नाटक में इसकी शुरुआत करने की बात कही गई है। उसी टाइप में यहाँ पर भी आपको मालूम होना चाहिए कि आसाम के कई मिनिस्टर्स कर्नाटक का इंतखाबी दौरा कर रहे हैं और आसाम फार्मूले को कर्नाटक में लाने की बात की जा रही, यूपी फार्मूले को कर्नाटक में लाने की बात की जा रही। तो उनके जो खतरनाक अज़ाइम हैं वो साफ हैं, जाहिर हैं कि वो कर्नाटक जो हिंदू मुस्लिम एकजहती और फिकावाराना हमआहंगी के लिए मशहूर रियासत है, उसको वो लोग एकदम ही कम्युनलाइज करना चाहते हैं। ये बहुत संगीन इशू है, बहुत अहम मामला है और न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि सेकुलर वोटर्स को भी इस पर संजीदा होने की जरूरत है। अब हम कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर का जायजा लेते हैं, तो कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में जो सबसे अहम वादा किया गया है मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, बजट में 10,000 करोड़ रुपए मुख्तस करने का कांग्रेस ने भी वादा किया है और माइनॉरिटीज के लिए। और इसके अलावा 4% जो मुस्लिम रिजर्वेशन था उसको बहाल करने का भी कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा किया गया है। और जी जो है ना बजरंग दल को बयान करने का जो वादा किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस बाज़-ओ-ख़त क्या कहना चाहिए कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है या फिर इसको हिमाकत कहना चाहिए
कि वो कोई एक ऐसा शोषा छोड़ देती है जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचता है। बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की जो बात कही गई है इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इससे कांग्रेस को कम बीजेपी को ज्यादा फायदा हो रहा है। अब इस पे एक वजीर आजम तक इस पर हमला कर रहे हैं। एक बीजेपी का आम लीडर या चीफ मिनिस्टर अगर बोले तो अलग है, लेकिन वजीर आजम ने भी कहा कि कांग्रेस जो है हनुमान को बंद करना चाह रही है, और एक उन्होंने इसको एक बहुत बड़ा इलेक्शन इशू, इंतखाबी इशू बनाया है। बजरंग दल और पीएफआई को भी बैन करने का इन्होंने वादा किया, मैनिफेस्टो में किया है कि बजरंग दल और पीएफआई ये तंजीमें एक ही हैं। नहीं, ये भी देखिए बीजेपी का बिल्कुल, बीजेपी इसको मानती है, लेकिन कांग्रेस को ये नहीं सोचना चाहिए था। आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के 7 मुस्लिम एमएलए ने पीएफआई पर पाबंदी लगाने के लिए कर्नाटक की गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दी थी। तो कांग्रेस पीएफआई को बजरंग दल के साथ अगर जोड़ रही है तो बिल्कुल गलत है। पीएफआई कोई कम्युनल या फिर कोई मुल्क दुश्मन तंजीम नहीं है, लेकिन इसको बिल्कुल ही गलत प्रोपेगेंडा इस तंजीम के खिलाफ किया जा रहा है, और ऑलरेडी पीएफआई पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। फिर इसमें मंशूर में इसको शामिल करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम जनता दल सेकुलर के इंतखाबी मंशूर की बात करते हैं तो उसमें भी 4% रिजर्वेशन जो बीजेपी ने कैंसिल किया, रद्द किया, मंसूख किया, उसको बहाल करने का वादा किया गया, और ये जनता दल सेकुलर ने ही ये रिजर्वेशन दिया था। कांग्रेस ने भी वादा किया है कि 4% जो है रिजर्वेशन, लेकिन जनता दल सेकुलर ने भी यही वादा किया है। और जनता दल सेकुलर ने जो सबसे अहम वादा किया वो ये है कि हेट स्पीचेस पर पाबंदी लगाने का कानून लाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है कि हेट स्पीचेस पर रोक लगनी चाहिए। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में आप जिम्मेदार लोग, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इश्तियालंगेज तकरीरें कर रहे हैं, हेट स्पीचेस कर रहे हैं। तो ये जनता दल सेकुलर अगर इस तरह का कानून बनाती है तो कर्नाटक में मैं समझता हूं कि फिरका वाराना जो इश्तियालंगेजी फैलाने की तकरीरें होने वाली है, फिरका वाराना माहौल पैदा किया जा रहा है, तो उस पर रोक लगाने में यह कानून बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। जी, और एक हमारा सवाल है कि इस इलेक्शन में मुसलमानों की जानिब से कोई मुतालिबात पेश हुए हैं क्या? जी, ये भी आपने बहुत अहम सवाल किया है, और ऐसा इत्तलात हैं, ऐसा सुनने में आया है कि बेंगलुरु में उलमाए कराम ने कांग्रेस और जेडीएस से कुछ मुतालिबात रखे हैं, लेकिन क्या मुतालिबात उन्होंने रखे वो मीडिया में नहीं आए। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस से ये मुतालिबा, कांग्रेस में ये कहा गया कि आप कम से कम 23 मुस्लिम एमएलए उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएं, तो लेकिन 15 को ही टिकट दी गई, और जनता दल सेकुलर में भी करीबन 20-22 उम्मीदवारों को टिकट दी गई। इससे हटकर कोई मुतालिबा मुसलमानों का किसी तंजीम ने, किसी कायद की जानिब से पेश नहीं हुआ। होना ये चाहिए कि जब भी इंतखाबात हों तो मुसलमान पूरे कर्नाटक के अपना एक एजेंडा बनाएं। कर्नाटक की सतह पर मुसलमानों का अपना एक एजेंडा होना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 22-23 जमातों का एक फोरम है मुस्लिम तंजीमों का, वो इलेक्शन के वक्त बहुत सरगर्म होता है, और भी बहुत सारी तंजीमें मौजूद हैं, लेकिन इन तंजीमों की जानिब से किसी भी पार्टी के सामने, चाहे वो जेडीएस हो या कांग्रेस हो, कोई एजेंडा पेश नहीं किया गया, कोई मुतालिबात पेश नहीं किए गए कि मुसलमानों के लिए क्या चीजें हो सकती हैं। सिर्फ कहीं ना कहीं अगर ये पेश नहीं होने की वजह से मुसलमान को नुकसान उठाना पड़ेगा। वही, क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए रह गए हैं? मुसलमान वोट देकर जिसको इख्तिदार में लाता है वो जमात मुसलमानों के लिए क्या काम कर सकती है, ये कोई लाएअमल ही नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई देखिए आप पूरे स्टेट के लेवल पर बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसा कि मसाजिद हैं, मदारिस हैं, कब्रिस्तानों का तहफ़्फ़ुज़ है, इनके लिए वक्फ बोर्ड से फंड दिया जाता है, लेकिन होना ये चाहिए कि एमएलएस के फंड में भी इनके लिए कम से कम एक 10% फंड मुख्तस किया जाना चाहिए। और इसी तरह उर्दू का मामला है, उर्दू के लिए भी कोई आवाज नहीं उठाई गई। उसी तरह जो तालीमी मसाइल हैं, और सबसे अहम बात जो है
कि कांग्रेस ने ये इंतखाबी वादा किया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वो लागू नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा कांग्रेस का वादा है इंतखाबी मंशूर में। तो तालीमी इदारों के लिए भी बहुत से, यानी हर शोबे में मुसलमानों के जो मसाइल हैं उसमें से अहम अहम मसाइल को इकट्ठा कर एक ड्राफ्ट तैयार, एक मसवदा बनाया जाना चाहिए और मसवदा हुकूमत के सामने, जो भी पार्टियां हैं उनके सामने पेश होना चाहिए, सेकुलर पार्टियों के सामने, कि अगर आप इख्तिदार में आते हैं तो इन मुतालिबात पर आप क्या अमल करेंगे, ये वादा उनसे लिया जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं अगर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा कि जो यूपी के वजीर आला ने अलंद में आके जो ना हम राम मंदिर की तरह यहाँ भी मंदिर बनाएंगे बोल के बोले, और ये हिजाब मामला जो है, ये दोनों मामले जो है ना कहीं बीजेपी को नुकसान ना पहुंचाए। वो दोनों इश्यूज पर ही तो बीजेपी कर्नाटक में इस वक्त मजबूत हुई है जी। और बीजेपी के पास कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, उनके पास सिर्फ कम्युनल एजेंडा है, फिरका वाराना एजेंडा है, और वो लोगों के जज्बात को से खेल कर वोट हासिल करती है। और पूरे कर्नाटक में एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि फिरका वाराना नौयत के हालात पैदा हो जाएं, और उस जो साहिली कर्नाटक का इलाका है, उडुपी, मंगलूर वगैरह, वहां पर तो बहुत ज्यादा शिद्दत पसंदी फिरका वाराना माहौल पाया जा रहा है। फिर भी गुलबर्गा गनीमत है, लेकिन गुलबर्गा को भी इस तरह का टारगेट बनाया जा रहा है कि गुलबर्गा में भी अलंद के हवाले से वहां पर फिरका वाराना इश्तियाल अंगेजी, फिरका वाराना नौयत का माहौल, फिरका वाराना नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, और इलेक्शन में भी इस तरह की बातें की जा रही हैं। और न सिर्फ आप देखेंगे अलंद में, बल्कि चीतापुर में भी यही बातें कही गई कि हमको फिर से जो वो राघव चैतन्य मंदिर है उसकी शान को बढ़ाना है, उसकी तामीर के जरिए उसकी अजमत को बहाल करना है। इस तरह की बातें वहां पर कही जा रही हैं। जी, आप हमेशा उर्दू के बारे में आवाज बुलंद करते रहे हैं, क्या इस इलेक्शन में उर्दू के लिए कोई मुतालबात होना चाहिए था? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि उर्दू के लिए बहुत अहम मुतालबात पेश किए जाने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से, बल्कि अलमिया है कि हमारी उर्दू तंजीमों ने आज तक भी किसी भी इलेक्शन में अपने मुतालबात नहीं रखे हैं। जी। अब सबसे अहम बात जो है कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया जाना चाहिए, और अगर कर्नाटक की सतह पर मुमकिन नहीं है तो इलाका कल्याण कर्नाटक की सतह पर इसको दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस तरह का मुतालबा होना चाहिए। और दूसरा, उर्दू के अदीब और शायर हैं, सहाफी हैं, इनके लिए भी पेंशन की स्कीम शुरू होनी चाहिए, जिस तरह के कन्नड़ा अदीबों और शायरों के लिए कन्नड़ा एंड कल्चर डिपार्टमेंट से पेंशन दिए जाते हैं, लेकिन उर्दू के सहाफियों को, उर्दू के अदीबों शायरों को ऐसी कोई पेंशन नहीं दी जाती। ये भी मुतालबा उसमें होना चाहिए। और सबसे अहम बात जो है, उर्दू के फरोग के लिए, उर्दू के इस्तेकाम के लिए, उर्दू शुरा और अदबा की हौसला अफजाई के लिए, उर्दू के तलबा, उर्दू के मदारिस की हौसला अफजाई के लिए कर्नाटक उर्दू अकेडमी कायम की गई है। लेकिन कर्नाटक उर्दू अकेडमी बजट की कमी की वजह से उर्दू की सरगर्मियों को बड़े पैमाने पर अंजाम नहीं दे रही है, सिवाय इसके कि चंद किताबें शाये की जाती हैं। लेकिन उर्दू का काम बड़े पैमाने पर करने के लिए कर्नाटक उर्दू अकेडमी का बजट भी बड़ा होना चाहिए और उसके लिए भी डिमांड होना चाहिए। और 371 के जे के हिसाब से तमाम इलाकाई बोर्ड्स, कारपोरेशन, दफातर कल्याण कर्नाटक में मुंतकिल किए गए हैं। तो हमारा यह डिमांड होना चाहिए कि कर्नाटक उर्दू अकेडमी का रीजनल ऑफिस भी 371 जे के तहत गुलबर्गा में कायम किया जाए, ताकि, चूंकि अगर हम पूरे कर्नाटक का जायजा लें तो उर्दू का कोई मरकज है, उर्दू का कोई इलाका है तो इलाका कल्याण कर्नाटक है। यहाँ पर उर्दू जिंदा है, उर्दू तंजीमें जिंदा है, उर्दू के अदबा और शोरा की तादाद ज्यादा है, तो यहाँ पर उर्दू की सरगर्मियां ज्यादा होने की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि सियासी असर और रसूख की वजह से इलाका कल्याण कर्नाटक को
कर्नाटक उर्दू एकेडमी में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ से खातिर खा नुमाइंदगी मेम्बरान की उसमें नहीं होती है। तो ये डिमांड हमारा होना चाहिए कि उर्दू एकेडमी का इलाकाई दफ्तर कल्याण कर्नाटक में गुलबर्गा में कायम हो और इलाका कल्याण कर्नाटक से सबसे ज्यादा नुमाइंदगी कर्नाटक उर्दू एकेडमी में मिलना चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं वो उर्दू तंजीमों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि उर्दू के अदीबों, शायरों, सहाफियों को जितने भी स्टेट्स के अवार्ड्स हैं मुख्तलिफ अकेडमियों की जानिब से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की जानिब से, खुद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जानिब से जो अवार्ड दिए जाते हैं उसमें भी उर्दू के सहाफियों, अदीबों, शायरों को नजरअंदाज किया जाता है। इसके लिए भी वहां पर मुतालबा होना चाहिए। और इसके साथ साथ उर्दू अखबारात जो हैं वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन उर्दू अखबारात के लिए भी कोई इश्तिहारात का कोटा मुख्तस नहीं है। मैं एक जमाने से इसके लिए जद्दोजहद करता आ रहा हूं। तो उर्दू अखबारात के लिए भी एक इश्तिहार, जैसा कि SC ST तबके के लिए एक कोटा मुख्तस किया गया इश्तिहारात का, माहाना 1.5 सफ़े का इश्तिहार जो अब 2 सफ़े कर दिया गया, दिए जा रहे हैं ताकि वो अखबारात मुस्तहकम हो और अच्छे मालिये के साथ बेहतर सहूलियात के साथ चलाए जा सके। इसके अलावा उर्दू मदारिस को भी मुस्तहकम बनाने के लिए उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है और कंप्यूटर लैब नहीं है और इमारतें नहीं है उर्दू मदारिस के लिए। और उर्दू मदारिस के लिए बहुत बड़ा फंड मुख्तस किया जाना चाहिए। हवादार कुशादा प्लेग्राउंड के साथ, अच्छी असली सहूलियात के साथ उर्दू स्कूलों को तरक्की दी जाए, ये भी उसमें मुतालबा होना चाहिए। और उसमें सबसे अहम मुतालबा ये है कि उर्दू स्कूलों में कन्नड़ा टीचर्स के पोस्ट बिल्कुल खाली हैं। जी, हमारी हुकूमत कन्नड़ा को सरकारी जबान का दर्जा दे रही है और सरकारी मुलाजमीन के लिए लाजमी है कि वो कन्नड़ा इम्तिहान दें और ये मुतालबा किया जाता है कि आप कन्नड़ा सीखें, लेकिन कन्नड़ा सीखने के कोई जराए हुकूमत फराहमी नहीं कर रही। हालांकि हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हम सरकारी स्कूलों में अगर कन्नड़ा के टीचर नहीं रखते हैं तो फिर हमारे बच्चे कन्नड़ा कैसे सीखेंगे? ये बहुत अहम मसला है। तो इसकी जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत है। और उर्दू को सरकारी सतह पर भी, जैसा कि मैंने कहा, दूसरी सरकारी जबान बनाया जाना चाहिए। तो इलाका कल्याण कर्नाटक में जितने भी म्यूनिसिपालिटीज हैं, पंचायत हैं, टाउन जिला पंचायत, टाउन पंचायत, इसमें उर्दू को नाफिज करना है। और उसका एक तरीकेकार कामयाब तजुर्बा हमने गुलबर्गा सिटी कारपोरेशन में किया है। जनाब अशफाक अहमद साहब चुलबुल जब मेयर थे तो उन्होंने गुलबर्गा सिटी कारपोरेशन में उर्दू को लागू किया और जितने भी जनरल बॉडी मीटिंग्स हुए उसके एजेंडे कन्नड़ा के साथ उर्दू में भी तैयार किए गए। तो इस तरह का माहौल कायम करने के लिए उर्दू की तंजीमों को, उर्दू के इदारों को, उर्दू के अदीबों, शायरों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी जबान की तरक्की तरवेज के लिए मुतालबात हुकूमत के सामने रखें। लेकिन मुश्किल ये है कि जितनी भी हमारी उर्दू की तंजीमें हैं उसमें सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही हैं। तो हम उनसे तवक्को नहीं कर सकते कि हुकूमत से आंखों में आंखें डालकर बात करें या कोई मुतालबा डट कर पेश करें या फिर कोई ऐसा इंतबा दें कि अगर आप उर्दू के मुतालबात पूरे नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे। ऐसा कोई इंतबा देने का हम तस्वर भी नहीं कर सकते। यानी कि अपने मुफाद के लिए जो है ना उर्दू का नुकसान हो रहा है। मफाद नहीं, ये लोग जो देखिए कि जितनी भी तंजीमें इस वक्त कायम हैं वो सिर्फ महदूद हैं और इनमें भी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई तालमेल नहीं। अगर तमाम तंजीमों का एक फेडरेशन हो और फेडरेशन के तहत मुतालबात पेश किए जाएं तो यकीनन कोई भी पार्टी आपके मुतालबात को मान सकती है। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे पास मुसलमानों से जुड़ी हुई तंजीमें, इसलिए ये तंजीमें भी खानों में बटी हुई है और दो नाम की एक तंजीमें हैं। आप देखिए, एक नाम की दो तंजीमें हैं। तो हमारा इंतशार हमें ले डूब रहा है। बिल्कुल हम अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद की वजह से आज हम कोई चीज हासिल करना तो दूर की बात है, मुतालबा भी पेश करने के मौक़िफ़ में नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। जी, हमारा और एक सवाल है, कर्नाटक असेंबली में मुसलमानों की घटती हुई नुमाइंदगी के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये भी आपने बहुत अहम सवाल रखा है।
अब देखिए कि मैं आपको बताऊंगा कि गुलबर्गा में कितने लोग जानते हैं कि सिर्फ गुलबर्गा शुमाल से एक मुस्लिम एमएलए मुंतखब होता है, जबकि सेडम से भी एक मुस्लिम एमएलए मुंतखब हुआ था। गालिबन उनका शेर खान, मशहूर नाम है शेर खान साहब, जो इंदिरा कांग्रेस से एमएलए सेडम से मुंतखब हुए थे। तो अब गुलबर्गा में ले दे के गुलबर्गा नॉर्थ में ही एक मुसलमान एमएलए रह गया है और बीदर में है। अब इस वक्त मुस्लिम एमएलए की तादाद सिर्फ 7 है, जबकि किसी जमाने में सबसे ज्यादा एमएलए 18 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे कर्नाटक असेंबली में। उसकी तादाद घटते घटते आज 7 पर आ गई है और अब 2023 में ये तादाद आगे बढ़ेगी या फिर पीछे हटेगी ये कहना मुश्किल है। तो इसके लिए जो एमएलएस हैं वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो हैं। आज मुस्लिम एमएलएस के खिलाफ कर्नाटक में उनके अपने हल्के में उनके अपने वोटर्स नाराज हैं। ये बहुत बड़ा, अगर ये नाराजगी उनकी शिकस्त की वजह बन रहा है जी। और अगर ये नाराजगी 10 मई तक कायम रहती है एमएलए से, मुस्लिम एमएलए से, तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होता है। तो ये एक जिम्मेदार खुद मुस्लिम एमएलए हैं जो अपनी सीट को बचाने के लिए इलेक्शन के वक्त फिक्र करते हैं। पिछले 5 सालों में उन्हें कभी ख्याल नहीं आता कि हमको अपनी सीट बचाना है, तो किस तरह अपने वोटर्स को रजामंद रख के उनको मुतमईन करना, उनके मुतालिबात को हल करना ही है। दूसरा देखिए, आपके कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं या जनता दल सेकुलर की बात करते हैं, तो अब जैसा कि मैंने कहा कि जनता दल सेकुलर 22 या 20 के करीब उम्मीदवार मुस्लिम खड़े करी है और कांग्रेस 15 खड़े करी है। लेकिन अब अगर हम 15 और 22 को भी मिला लें तो कितनी तादाद हो सकती है? 37 हो सकती है। तो कर्नाटक असेंबली के कुल हल्के कितने हैं? 224 हैं। 224 हल्कों में क्या सिर्फ ये 37 हल्कों में ही मुसलमान वोटर्स रहते हैं? तो 224 हल्कों में मुसलमान वोटर्स मौजूद हैं और वो वोटर्स सेकुलर पार्टियों के उम्मीदवारों को वोट डालते हैं। ये 37 हल्कों से हटकर जहां मुस्लिम उम्मीदवार नहीं होता है तो वहां पे 224 हल्कों के उम्मीदवार जो है सेकुलर पार्टियों के उम्मीदवारों को वोट डालते हैं। अब हम ये 37 उम्मीदवार जिन जिन हल्कों में ठहरे वहां का जायजा लेते हैं, तो वहां मैं समझता हूं कि बहुत कम तनासुब ऐसा होता है कि सेकुलर वोट उनको हासिल होते हैं। इनकी कामयाबी सिर्फ मुस्लिम वोटों पर होती है। बिल्कुल। तो 224 हल्कों में मुसलमान सेकुलर पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस या जनता दल सेकुलर ऐसी कोई जमानत नहीं दे सकती कि वो इन 37 हल्कों में मुसलमान उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए। ऐसा कोई डायरेक्शंस, ऐसी कोई रहनुमाई, ऐसी कोई हिदायत इन पार्टियों की तरफ से नहीं आती कि इन हल्कों में मुसलमान किसी भी सूरत में कामयाब होना चाहिए। तो ये हिकमत अमली ना कोई पार्टियां करती और ना हमारा कोई मुतालबा होता। हमारी जो 224 हल्कों में हम जो दूसरे उम्मीदवारों को वोट डाल रहे हैं, तो हमारा भी ये डिमांड होना चाहिए उनसे, सेकुलर पार्टियों से, कि आप इन 37 हल्कों में मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाइए। ऐसा कोई मुतालबा, कोई तंजीम, कोई शख्स नहीं करता और ये इसी वजह से मुस्लिम नुमाइंदगी घटती जा रही है। और जो रिजर्वेशन के नाम पर भी मुसलमानों को, हालांकि रिजर्वेशन से तो मुसलमानों को फायदा पहुंचना चाहिए, लेकिन नुकसान हो रहा है। जो मुस्लिम अक्सरियती हल्के हैं, चाहे वो असेंबली के हों या लोकसभा के हो, वहां पर भी मुस्लिम सीटों को ही रिजर्व किया जा रहा है। और एक ऐसी इत्तलात भी है कि ये जो गुलबर्गा शुमाल है, इसे भी हो सकता है कि 2025 के बाद रिजर्व कर दिया जाए। तो इस तरह मुस्लिम नुमाइंदगी को एक मंसूबाबंद तरीके से खत्म किया जा रहा है। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी मुस्लिम वोटों की अहमियत को पूरी तरह घटा दे रही है और जो मुस्लिम अक्सरियती हल्के हैं वहां से बीजेपी के उम्मीदवार मुंतखब हो रहे हैं। ये मुसलमानों को होश के नाखून लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी नुमाइंदगी घट रही है और सिर्फ शिकायत इल्जामात हम आयद कर रहे हैं कि वो एमएलए काम नहीं करा, ये एमएलए काम नहीं करा। मैं समझता हूं कि ये शिकायतें करने का वक्त इलेक्शन का जमाना नहीं होता।
आपके पास पूरे 5 साल मौजूद थे, लेकिन आपने कभी अपने मुस्लिम एमएलए से जवाबदेही नहीं की। और अब मुस्लिम एमएलए के पास जाने को लोग कसरे शान समझते हैं, शान के खिलाफ समझते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि मुसलमानों की जितनी भी तंजीमें हैं उनका एक विफाक, उनका एक फेडरेशन हो, और हर 3 महीने में मुस्लिम एमएलए को बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि आपने मिल्लत के लिए, मुसलमानों के लिए क्या काम किया है। आप जो काम कर रहे हैं, अपनी पसंद के काम कर रहे हैं, वो करिए, हमको उस पर एतराज नहीं, लेकिन उसके साथ आप मिल्लत के लिए क्या काम करेंगे, ऐसा कोई एक फोरम होना चाहिए, ऐसा कोई एक विफाक होना चाहिए, ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ताकि मुस्लिम एमएलए से जवाबदेही की जा सके। ना सिर्फ मुस्लिम एमएलए से, बल्कि सेकुलर एमएलए को भी हम सवाल जवाब करना चाहिए, अपने मुतालिबात रखना चाहिए। अगर किसी का काम नहीं हो रहा है तो वो काम करवाना चाहिए, उस पर असरअंदाज होना चाहिए। तो ये बहुत सारा एक बड़ा क्या कहेंगे कि मुस्लिम नुमाइंदगी को खत्म करने के लिए हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा है, और हम इलेक्शन के वक्त बेदार होते हैं, 5 साल काबे गफलत में रहते हैं, और इलेक्शन के वक्त नींद से उठकर मुस्लिम सीट का नारा लगाते हैं। ये कहीं ना कहीं मुस्लिम एमएलए के जो हाशिएदार हैं उन जिम्मेदार हैं कि ये जो अवाम जो नाराज है उनसे, कहीं ना कहीं ये हाशिएदार की वजह से। आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन देखिए कि वो एमएलए की जिम्मेदारी होती है, जैसा कि मैंने कहा कि आप देखिए एमएलए जो होता है वो मेंबर क्या है, उसका फुल फॉर्म ये है कि मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके पास सिर्फ डेवलपमेंट का ही काम नहीं है, उसके पास कई शोबे हैं जिसमें उसको काम करना है। लेकिन होता यह है कि आप जैसा कह रहे हैं कि हर एमएलए के अतराफ मफाद परस्त लोग घिर जाते हैं और उनका ही गलबा होता है जी। लेकिन दूसरे जो दानिश्वर तबका है, उलमा हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं और ताजिर हैं, ये सब इलेक्शन के वक्त ही मुत्तहिद होते हैं जी। 5 सालों के दौरान देखिए कि कितने मसाइल हैं कि बहुत सारे एक मैं बहैसियत सहाफ़ी इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ, मिसाल के तौर पर ये बात रख रहा हूँ कि अगर कोई गरीब बीमार, उसके कोई बड़े हार्ट का ऑपरेशन है, कोई बड़ी बीमारी उसको लाक होती है, तो एमएलए के पास वो पहुंच नहीं सकता। हालांकि उसको गवर्नमेंट की एड मिल सकती है, चीफ मिनिस्टर फंड से उसको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन एमएलए के पास वो पहुंच नहीं सकता क्योंकि दरमियानी लोग एमएलए के अतराफ होते हैं जी। तो ये माहौल खत्म होना चाहिए। एमएलए की जो जिम्मेदारी है, देखिए एमएलए को बाकायदा 2 लाख रुपए तनख्वाह दी जाती है जी। और उसके ऑफिस खर्च का पैसा दिया जाता है, पीए का तनख्वाह दी जाती है। तो वो एमएलए का काम है कि एक ऑफिस कायम करे, और सरकारी इमारत में ऑफिस कायम होना चाहिए, वहां पे स्टाफ होना चाहिए, लोगों के मसाइल, लोगों की शिकायत को वहां पर नोट किया जाना चाहिए। सिर्फ नोट ही नहीं किया जाना चाहिए, एमएलए की जिम्मेदारी है कि उसको परस्यू करे जी। जो मसला रिकॉर्ड हुआ है वो हल हुआ या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कहाँ रुकावट है, ये काम करना चाहिए। लेकिन एमएलए जो होते हैं या वो अपने पीए को अपने जाती कामों के लिए, फिर वो मफाद परस्त लोगों के मामलात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हुकूमत एमएलए को पीए, ऑफिस तनख्वाह और ऑफिस खर्च, फोन का खर्च और ट्रैवलिंग अलाउंसेस, हेल्थ अलाउंसेस इसलिए देती है कि वो अब आपके जो वोटर्स हैं उनके काम आए आप जी। तो आप बताइए कि गुलबर्गा में एमएलए का कभी कोई ऑफिस यहां पर रहा है? आज तक नहीं हुआ है। और फिर वो एमपी का ऑफिस जरूर मौजूद है, लेकिन वहां भी उतनी सुनवाई, उतनी आवाम तक रसाई नहीं है। तो एमएलए को एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि वो इन डेट्स में, इन औकात में वहां पर लगा दिया जाना चाहिए ऑफिस के बाहर, एमएलए ऑफिस के एमएलए इन तवारीख में इस शेड्यूल के तहत यहाँ ऑफिस में मौजूद रहेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। लेकिन होता यह है कि कोई भी एमएलए हो, उसके घर को लोग जाते हैं और वो अपनी घर के पास जाना भी बहुत से लोग उसको पसंद नहीं करते। अगर आपका ऑफिस होगा तो सारी अवाम आपके ऑफिस को आएगी, अपने मसाइल को हल करेगी। तो इस तरह का काम होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो देखिए मैंने बता दी कि सब हर काम का एक उसूल, एक ज़ाब्ता होता है। हम उस ज़ाब्ते और उसूल को फॉलो नहीं करते और हमको मालूम ही नहीं है।
हम ये समझते हैं कि एमएलए हमारे ऊपर एहसान कर रहा, ऐसा नहीं है। आपने उसको मुंतखब किया, उसकी जिम्मेदारी, उसकी ड्यूटी क्या है, ये एमएलए के ड्यूटीज क्या है, इस पर बहस होने की जरूरत है। जी आइए और एक सवाल हमारा, आप सीनियर सहाफी की हैसियत से कई एक अहम इलेक्शन देखे हैं, इस इलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? ये जो 2023 का इलेक्शन जो गुलबर्गा शुमाल में हो रहा है जी, ये इलेक्शन के हालात बहुत ही नाजुक और संजीदा हैं और मुसलमानों को बहुत ही संजीदगी के साथ फैसला करना होगा। जी, और इस वक्त देखिए कि गुलबर्गा शुमाल पर बीजेपी की नजरें हैं। बिल्कुल। गुलबर्गा साउथ तो बीजेपी है, हाँ। गुलबर्गा नॉर्थ भी बीजेपी है और अलन में भी बीजेपी है, हाँ, अब सेड़म में भी बीजेपी है। अब जो अहम हलके हैं वो जेवर्गी है जी, और गुलबर्गा शुमाल है और फिर चीतापुर है, और अब अफजलपुर में भी ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि वहां पर भी बीजेपी आ सकती है। अब ये जो 3 हलके मैंने नाम लिया, वहां पर भी बीजेपी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि उसको कब्जा किया जाए। तो गुलबर्गा शुमाल में आज जो इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन मुझे लगता है कि 1978 में जिस तरह के हालात थे इलेक्शन के, वैसे ही हालात आज के इलेक्शन में भी पाए जा रहे हैं। आज डायरेक्ट मुकाबला 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के दरमियान है, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये इस तरह का मुकाबला नहीं होना चाहिए, इससे हमारा नुकसान होगा। यकीनन नुकसान होगा, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए, और मुकाबला जो है उसूल की बुनियाद पर होना चाहिए। अब जो मैंने आपसे बात की 1978 में भी एक खतरा था जी, उस वक्त बीजेपी नहीं थी लेकिन सीपीएम जरूर थी जी, उस वक्त जो सीपीएम से जो उम्मीदवार थे वो गंगाधर नमोशी थे, जो सुशील नमोशी के बीजेपी के एमएलसी के वालिद रहे हैं, वो सीपीएम के लीडर थे। तो उस वक्त, अब तो 2 उम्मीदवार हैं, 1978 में 4 मुस्लिम उम्मीदवार जी, एक दूसरे के मुकाबिल थे। अब जो इलेक्शन हो रहा 2023 का गुलबर्गा में, 12 उम्मीदवारों में सिर्फ 2 उम्मीदवार गैर मुस्लिम हैं, 10 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। लेकिन असल मुकाबला जो है 2 उम्मीदवारों के माबैनी है। तो उस वक्त देखिए कि जो मुकाबला था, खमरुल इस्लाम साहब पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से, फिर सादत हुसैन उस्ताद जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे, और इकबाल अहमद सरड़गी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी इंदिरा कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे थे, और मोहम्मद अली साहब जो उस वक्त के बहुत कदावर और ताकतवर मजबूत रहनुमा थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज की कांग्रेस है आईएनसी, उससे उम्मीदवार थे। तो ये 4 उम्मीदवारों के माबैन मुस्लिम वोट तकसीम होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि उस वक्त टोटल जो वोटर्स थे गुलबर्गा के 52,567 थे, और पोलिंग हुई 54,899 वोटर्स की, यानी पोलिंग का तनासुब जो 60% 88 यानी 60.88। तो अब जो 54,899 वोट डाले गए, उसमें गंगाधर नमोशी ने कितने वोट लिए, ये बहुत दिलचस्प है कि गंगाधर नमोशी ने 3,527 वोट लिए। अब 54,000 में से अगर हम 3,000 यानी 50,000 के करीब जो वोट थे, वो पूरे 3 मुस्लिम उम्मीदवारों में तकसीम हुए। एक तो खमरुल इस्लाम, उन्होंने 18,005 वोट लेकर कामयाबी दर्ज कराई, और दूसरे नंबर पर सादत हुसैन उस्ताद रहे जनता पार्टी से, और उन्होंने 17,242 वोट हासिल किए, और इकबाल अहमद सरड़गी ने 12,476 वोट हासिल किए, और मोहम्मद अली साहब जो मिनिस्टर थे, वो बहुत पावरफुल कदावर कायद थे कांग्रेस के, उनको सिर्फ 2,002 वोट मिले। तो आप बताइए कि जो रूलिंग एमएलए है, जो सिटिंग एमएलए है, जो पावरफुल एमएलए कैंडिडेट थे, उनको 2,000 वोट मिले हैं, और जीत का फर्क जो है, आज सादत हुसैन उस्ताद के बेटे नासिर हुसैन उस्ताद गुलबर्गा शुमाल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके वालिद को जो शिकस्त हुई थी खमरुल इस्लाम के मुकाबले में, सिर्फ 763 वोटों से शिकस्त हुई। तो ये जो
वोटों की तकसीम है, आज भी उसी तरह की तकसीम हो सकती है। देखिए उस वक्त जो इलेक्शन हुआ था तो ये पार्टियों की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं हुआ जी। उस वक्त पार्टियों के उम्मीदवारों को लोगों ने मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क़यादत को लोगों ने मुंतखब किया। कमरुल इस्लाम जो हैं वो एक मुस्लिम कायद की हैसियत से आगे आए थे और मोहम्मद अली साहब मुस्लिम कायद की तवक्कुआत को पूरा नहीं कर सके, लेकिन सादत हसन उस्ताद भी मुस्लिम कायद की तवक्कुआत को पूरा कर चुके थे। कमरुल इस्लाम में और सादत हसन उस्ताद में दो बातें मुश्तरका हैं, वो ये हैं कि कमरुल इस्लाम साहब ने उस वक्त के खौफ और डर के माहौल को दूर करने में बहुत अहम रोल अदा किया था। 1972 के फसादात के बाद गुलबर्गा में बहुत ही खौफ और दहशत का माहौल था, तो उस माहौल को खत्म करने में कमरुल इस्लाम ने बेबाक कायद के हैसियत से रोल अदा किया। और सादत हसन उस्ताद ने 1972 के फसादात में जो बेगुनाह लोग गिरफ्तार हुए थे उनको रिहा करवाने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया और इसीलिए गुलबर्गा के मुसलमानों ने दोनों को ही अपना कायद माना। लेकिन पड़ला भाली जो हुआ, जो सबसे ज्यादा वोट कमरुल इस्लाम साहब को मिले और वो मिल्ली कायद की हैसियत से आगे बढ़े। और सादत हसन उस्ताद जब उसके बाद उन्होंने दूसरा इलेक्शन लड़ा तो उनके ऊपर जो मिल्ली कायद होने का जो लोगों ने उनसे तवक्कुआत रखी तो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। तो यहाँ 1978 के इलेक्शन में क़यादत के नाम पर वोट डाले गए और एक कायद को मुंतखब किया गया और आज कमोबीश 2023 में गुलबर्गा असेंबली के वही हालात हैं। लोग चाह रहे हैं कि एक नौजवान बेबाक कायद की हैसियत से एक क़यादत को उभारा जाए और इस मियार पर, इस कसौटी पर नासिर हुसैन उस्ताद पूरे उतर रहे हैं। हालांकि उन्होंने पिछले 2 इलेक्शंस में शिकस्त का मुंह देखा है, लेकिन उनमें भी एक बहुत बड़ा चेंज इस वक्त महसूस किया जा रहा है और वो एक मिल्ली कायद के हैसियत से अपने आप को पेश कर रहे हैं। ये बहुत ही मुस्बत पहलू है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि उस वक्त के हालात में 1978 में जो एक तारीख बनी और मुमकिन है कि 2023 में भी गुलबर्गा से एक ऐसी तारीख बने। नहीं, ये जो वोट तकसीम हो रहे हैं कहीं ना कहीं इसका सीधा रास्ता जो है ना फायदा बीजेपी को होगा। ये तो जाहिर बात है कि जब वोट तकसीम होते हैं तो फायदा तो हमारे मुखालिफ को ही होगा, लेकिन गुलबर्गा के मुसलमान बड़े सियासी तौर पर बाशऊर हैं, उनको इतना आसानी से ना लिया जाए। अब लोग ऐसी चेमेगोइयां कर रहे हैं, ऐसी मैं समझता हूं कि गलत फहमियों का शिकार है कि मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाएंगे। मुस्लिम वोट गुलबर्गा का जो वोटर है वो बहुत सियासी तौर पर, मिल्ली तौर पर बहुत बाशऊर है और वो यकीनन एक दानिशमंदाना फैसला गुलबर्गा के मुस्लिम वोटर्स करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो इस तरह का खदशा जाहिर करता मैं समझता हूं कि गुलबर्गा के मुस्लिम वोटर्स के शऊर को कम गिनाना है, गुलबर्गा के मुस्लिम वोटर्स को बाशऊर ना समझना है। मैं नहीं समझता कि गुलबर्गा के मुस्लिम वोटर्स बहुत बाशऊर है और उन्होंने कभी भी पार्टी के नाम पर पिछले 40 सालों में वोट नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने हमेशा क़यादत को वोट दिया है। और उनके कमरुल इस्लाम के सामने जितने भी कैंडिडेट्स, जिनमें मुस्लिम कैंडिडेट्स भी शामिल हैं, इसीलिए उनको शिकस्त होती रही कि वो एक मिल्ली कायद के हैसियत से आगे नहीं आए। लेकिन आज कमरुल इस्लाम के इंतकाल के बाद क़यादत का जो खला पैदा हुआ है तो लोग बेचैनी से महसूस कर रहे हैं कि एक क़यादत को मुंतखब किया जाए। ये खुद एक बहुत बड़े शऊर की बात है और हर तबका इस बात को महसूस कर रहा है, सिर्फ आम वोटर्स ही नहीं, जो मिल्लत के जिम्मेदार जितने भी तबके हैं, तंजीमें, इदारे हैं, अंजुमने हैं, सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमको एक बेबाक क़यादत को आगे लाना। ये बहुत बड़े मिल्ली और सियासी शऊर की अलामत है और इंशाअल्लाह बहुत ही मुस्बत फैसला आएगा। और जैसा कि मैंने कहा 1978 की तारीख फिर दोहराई जा सकती है। जी, हमारा आखिरी सवाल, राय दहिंदों को वोट किस बुनियाद पर देना चाहिए, दिया जाना चाहिए, या कि डेवलपमेंट पे या फिर पैसे की बुनियाद पर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये देखिए कि चंद लोग, अब अक्सर ये कहा जाता है और मैं ये वोटर्स की मैं इसको तौहीन समझता हूँ
ये कहा जाता है कि अरे वो क्या तारी पे वोट डाल देंगे, वो क्या 1000 रुपए लेकर वोट डाल देंगे, ये वोटर्स की तौहीन है। ये जी कोई शख्स अपना वोट सेल नहीं करता, फरोख्त नहीं करता। दरमियान के लोग जी लोगों की वोट सेल करते हैं। हाँ, जो लोग वोट दिलाने के लिए पैसे लेते हैं, आप जाकर पूछिए कि वो वोटर्स को पैसे पहुंचाते हैं क्या। ऐसा गुलबर्गा में मैं बिल्कुल करीब से जानता हूं कि कुछ लोग जो है मौका परस्त, कोई मौका जाने नहीं देते। तो ये माहौल ऐसा बनाकर रख दिया गया है कि वोट खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे। ये सब मैं समझता हूँ वोटर्स की तौहीन है। वोटर्स का कारोबार करने वाले कुछ अलग ही लोग हैं। जी वो उन लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है और हमारे जो उम्मीदवारान हैं उन पर तकिया करते हैं, उन पर इन्हिसार करते हैं। ये उनकी बिल्कुल गलत उनका तरीक़ेकार है। वोटर्स तक पहुंचना चाहिए और वोट जो है वो सिर्फ उसकी 3-4 वजूहात है वोट क्यों देना चाहिए। पहली बात तो ये कि वोट जो है एक गवाही है, एक शहादत है। कि आप बताइए मुझे कि गवाही और शहादत किसके हक में दी जाती है? अच्छे आदमी के, अच्छे कैरेक्टर वाले के हक में दी जाती है, या जिसके कैरेक्टर अच्छे नहीं है, जो समाज के लिए, मिल्लत के लिए खैर खा नहीं है, उसकी गवाही तो कोई देता ही नहीं। गवाही अच्छे आदमी की दी जाती है। तो वोट भी अच्छे आदमी, अच्छे किरदार वाले को दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, वोट का जो शरई नुक्ते नजर है, उलमा के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूं कि वोट का ना देना गुनाह कबीरा है। हमारे बहुत सारे लोग वोट देने से गाफिल रहते हैं और होटलों में बैठते हैं, घरों में, यहाँ, हालांकि उस दिन तातील होती है तो तातील का पूरा लुत्फ लेते हैं, लेकिन जिसकी वजह से तातील दी जा रही है वो काम नहीं करते। तो वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कम होता है और हुकूमत की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कैसा बढ़ाया जाए, लेकिन वो प्रोग्राम भी सिर्फ रस्मी है, वोटर्स तक पहुंच नहीं हो रही है। तो मैंने कहा, जैसा कि आपको बताया, उलमा के नुक्ते नजर के मुताबिक वोट का ना देना गुनाह कबीरा है और वोट जो है ना अहल को देना, जो उसका अहल नहीं है उसको देना हराम है। इतनी बड़ी शरई हद इसकी है। लेकिन मैंने एक मुकाम पर अपनी तकरीर में कहा था, वहां पर यह कहा गया कि उलमा को सियासत से दूर रहना चाहिए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप उलमा, सियासत भी दीन का एक हिस्सा है, उससे जुदा नहीं है। तो आप किसी उम्मीदवार की उलमा तायद ना करें, मैं भी इसका कायल नहीं हूं, लेकिन आप वोट की जो शरई अहमियत है, वोट क्यों देना चाहिए, वोट ना देने से क्या होता है, ये तो अपनी तकारीर में हमारे उलमा को बयान करना चाहिए, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं होती। इसी वजह से हमारा वोटिंग परसेंटेज भी कम होता है। और जो जैसा कि आपने कहा कि वोट अहलियत, काबिलियत, सलाहियत की, कारकर्दगी की बुनियाद पर, डेवलपमेंट के नाम पर देना चाहिए। और वोट की एक और अहमियत जो सबसे ज्यादा आज के हालात में वो ये है कि मफाद परस्त, फिरका परस्त, बदउनवान, करप्ट और फिरका परस्त उम्मीदवारों को, ताकतों को, जमातों को रोकने के लिए भी हम अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए। यही एक ऐसा हथियार है जिससे आप करप्ट एमएलए को मुंतखब होने से रोक सकते हैं, ना अहल एमएलए को मुंतखब होने से रोक सकते हैं, आपके मसाइल पर तवज्जो ना देने वाले एमएलए को रोक सकते हैं, और फिर फिरका परस्त जो दस्तूर का मुखालिफ काम करता हो ऐसे एमएलए को भी मुंतखब होने से रोक सकते हैं। इसलिए वोट की इतनी अहमियत है जमहूरियत में, लेकिन हम उसकी अहमियत को नहीं समझ रहे और फिर हमारे वोटों की अहमियत को घटाने का जो काम हो रहा है वो मुनज़्ज़म पैमाने पर हो रहा है। और यहाँ तक मनसूबाबंदी है कि मुसलमानों से वोट का हक छीन लिया जाए। मौजूदा हुकूमत जो है ना वो, तो अगर आप अगर वोट नहीं देंगे तो कल आपका हक छीन लिया जाएगा। ये सबसे बड़ा हमको गौर तलब मसला है कि हमको अपने वोट की अहमियत समझना चाहिए। अगर आज आप वोट नहीं डालेंगे तो कल आपको वोट डालने के काबिल नहीं रखा जाएगा। ये बहुत अहम मसला है, इस पर हमको गौर करना चाहिए। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, गुलाम महमूद बनातवाला साहब जो हिंदुस्तान के अजीम कायद थे, उनका कहना था
कि सेकुलरिज्म जो है जी उसको, ये बहस होती है कि सेकुलरिज्म इस्लाम के खिलाफ है, वो है, ये है, लेकिन मौजूदा हालात में हमको सेकुलरिज्म को मजबूत करना बहुत जरूरी है। हमारे गुलाम अहमद बनातवाला साहब का यह कहना था कि सेकुलरिज्म औरों के लिए एक नजरिया हो सकता है, लेकिन मुसलमानों के लिए सेकुलरिज्म मौत और हयात का मसला है। तो ये सेकुलरिज्म को जब तक मुसलमान मजबूत नहीं करेंगे तो उनकी अहमियत भी खत्म हो जाएगी और फिर वो हिंदुस्तान में दीवार से लगा दिए जाएंगे, आपको पूरा पीछे ढकल दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं इस आपके जी मीडिया के जरिए मैं गुलबर्गा के तमाम वोटर्स से ये अपील करना चाहूंगा कि आप अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कीजिए और गुलबर्गा से इस बार इंशाल्लाह 100% पोलिंग होना चाहिए। गुलबर्गा में ऐसा हुआ, एक तारीख बनी है और अगर 100% पोलिंग होती है तो एक रिकॉर्ड कायम हो सकता है और फिर आपके वोटों की ताकत का अंदाजा लोगों को हो सकता है और आप एक अच्छे उम्मीदवार को मुंतखब कर सकते हैं। फिरका परस्त, करप्ट, बदउनवान, नाअहल, गैर कारकर्द उम्मीदवारों को शिकस्त दे सकते हैं। ये बहुत अहम मसला है। तो मैं तमाम गुलबर्गा के वोटर से ये अपील करना चाहूंगा कि आप पहली फुर्सत में अपना वोट इस्तेमाल कीजिए, ये आपका हक है और ये आपकी पहचान है, वरना ऐसा दिन आ सकता है कि आप वोट देने के काबिल भी नहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।